पिता के कंधों पे चढ़ के जब बच्चे दार्जिलिंग के बाजारों में घुमा करते थे तो माँ बाप अपने बच्चे को पूछते कि बेटा उस बोर्ड पे क्या लिखा है, जरा पढ़ के मुझे बताना। तो बच्चा बड़ा खुश होता और पढ़ के बता देता था कि बोर्ड में ये लिखा हुआ है। इस तरह से माता पिता को समझ में आता था कि बच्चा शिक्षित हो रहा है। पर आजकल सोशल साइट का ज़माना है, AI है, मोबाइल्स हैं, तो कदाचित इस तरह से सवाल पूछा नहीं जाता होगा। लेकिन उसके बावजूद भी दार्जिलिंग जैसे शहर में ये चलन आज भी विराजमान है। कहने का अर्थ ये है कि जब बच्चा और माँ बाप छुट्टियों में घूमने जाते हैं तो माता पिता अपने बच्चों से ज़रूर पूछते हैं कि बेटा तुम स्कूल में क्या पढ़ रहे हो, ये मुझे जानना है, इसलिए ज़रा बताना उस बोर्ड पे क्या लिखा है। तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि बच्चा स्कूल में फ़िलहाल नेपाली लैंग्वेज में पढ़ रहा है, अंग्रेजी को सीख रहा है और हिंदी को भी समझने के प्रयास कर रहा है, जो वहाँ सबसे अधिक बोले जाने वाले भाषाओं में से एक है। ऐसी अवस्थाओं में जब सारे बोर्ड बंगाली भाषाओं में परिवर्तित हो रहे लिखे दिखते हैं तो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा और कैसे कह पाएगा कि क्या लिखा है उस बोर्ड में। तो इस तरह से पहली बार उस बच्चे के मनस्थिति समझता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस किसे कहा जाता है या एक दबाव। उसे पहली बार ये महसूस होने लगता है कि मैं अभी भी वंचित हूँ और उस वंचित वाली प्रकृति से उत्पन्न होते हैं अलगाववाद या आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे साइकोलॉजी का। अब इसी टॉपिक्स को लेके इस गोरखालैंड बनाम दार्जिलिंग में मैं प्रस्तुत हुआ हूँ तीसरा भाग, यानी कि भाषा। बंगाली भाषा हो या हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी या नेपाली, ये सारे भाषाओं की कसमकस आज दार्जिलिंग में चल रहे हैं और इस कसमकस में वहाँ के बच्चों की फ्यूचर्स किस तरह से गलत हो सकते हैं, यही आज इस वीडियो का टॉपिक है। चलिए समझते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट हुए जिसके नाम था एरिक एरिक्सन्स, जिन्होंने साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी में आइडेंटिटी क्राइसिस को समझाने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि जब एक आइडेंटिटी वर्सेस रोल के कंफ्यूजन्स किसी के जीवन में पड़ता है तो आने वाले दिनों पे वो एक डिप्रेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस का एक प्रमुख स्रोत कारण बन सकता है। अब उस रिसर्च के अनुसार, उस सोच के भांति हमें समझ सकते हैं कि किस भांति बंगाली भाषा जाने अनजाने पे कदाचित आने वाले दिनों पे गोरखालैंड जैसे राज्य, दार्जिलिंग जैसे राज्य जहाँ नेपाली भाषा का वर्चस्व थोड़ा अधिक है, वो थोड़ा कंफर्टेबिलिटी फील करते हैं नेपाली भाषा में और कदाचित उसके बाद हिंदी में, तो भले ऐसे स्थिति में बंगाली भाषा का डालना या उसे पढ़ाए जाने की कोशिश, हालांकि बंगाली लोग भी वहाँ पे है, उनके लिए ठीक बात हो सकते हैं। और जो बंगाली नहीं है, यानी कि आबादी जो अधिक नेपालियों का है या अन्य कल्चर भी वहाँ रहते हैं, उनके लिए ये बंगाली भाषा जबरदस्ती थोपे जाने वाले आइडेंटिटी क्राइसिस का एक मनोवैज्ञानिक स्थिति हो सकता है। जैसे एरिक एरिक्सन्स कहते हैं कि आने वाले दिनों पे जबरदस्ती का डेवलपमेंट और कन्फ्यूजन, स्पेशली जब वो भाषा को लेके हो, तो वहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस और आइडेंटिटी क्राइसिस से होने वाले एक विरोध हो सकते हैं। वैसे ही UNESCO के रिसर्च ये साबित करता है कि इस तरह की भाषा या आइडेंटिटी क्राइसिस लॉन्ग टर्म मेंटल डिस्ट्रेस का कारण हो सकता है। वैसे ही अलेक्जेंडर के कल्चरल ट्रॉमा थ्योरी ये कहता है कि यदि इस तरह के भाषा या कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस लंबे पीढ़ियों तक चलता रहे तो आने वाली पीढ़ियों का, नए युग की मनस्थिति पे भी इसका असर पड़ सकता है। तो यह समझने वाली बात यह है कि दार्जिलिंग जहाँ 60 से अधिक परसेंटेज में नेपाली भाषा बोले जाते हैं और उसके बाद हिंदी और कदाचित बंगाली या इंग्लिश, तो फिर ऐसे अवस्था में हम ये कैसे मान लें या कैसे ज़रूरी समझे बंगालियों के इतने वर्चस्व का या प्रभाव का। हालांकि किसी आधार पे हम इंग्लिश के बोर्ड भी शायद लगा सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड अंग्रेजी भाषा भी एक गणना में आते हैं और खासकर दार्जिलिंग में जहाँ नेपाली अधिक बोले जाते हैं तो लॉजिकली या किसी भी आधार से नेपालियों का बोर्ड होना ज़रूरी है, मेरा मानना है। और ना हो नेपाली का तो कम से कम हिंदी का तो होना चाहिए इंस्टेड ऑफ बंगालीज।
वैसे ये सोच रूढ़िवादी एक ऑर्थोडॉक्स नहीं है, क्योंकि भारत में सारे भाषाओं का सम्मान है। हम किसी भी भाषाओं का अवहेलना नहीं कर रहे हैं और हमारे संविधान ही हमें अधिकार देता है। आर्टिकल 91 हमें समझाता है कि हम इस भाषा के प्रति बोल सकते हैं, और यदि हम इसे ना बोले तब जाके ये लॉ के विरुद्ध होगा, क्योंकि हमारा संविधान मोरल अधिकार से, साइकोलॉजिकल कंडीशंस के आधार से या एक लॉ के इंस्टीट्यूशंस अभियान के माध्यम से भी हमें ऑलरेडी बता दिए जा चुके हैं, या हमारे पास अधिकार है कि हम नेपालियों को या नेपालियों के भाषाओं को अधिक महत्व दे दार्जिलिंग में। तो फिर क्यों जबरदस्ती ये बंगाली भाषा का वहाँ पढ़ना जरूरी है? वैसे जब एक भाषा संविधान लिमिट से बाहर निकलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकलता है, या फिर हम उसे केवल भाषा ना सोच के केवल लॉ या सभ्यता से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ना समझे, उसे थोड़ा ऊपर के साइकोलॉजी समझे, तो ये बहुत बड़ा लॉजिक है कि एक बच्चे की मनस्थिति पे हम क्यों जबरदस्ती अन्य भाषा को थोपे। बच्चे का मनस्थिति जहाँ उसको कल्चर पता है, ना लॉ पता है या कुछ भी पता है, उसके पास केवल एक ही माध्यम है, वो है भाषा, जहाँ वो स्कूलों में सीख रहे हैं। खासकर दार्जिलिंग में नेपाली सीख रहे हैं या अंग्रेजी सीख रहे हैं या हिंदी सीखते हैं। तो ऐसे अवस्था में इन तीनों भाषाओं की तुलना में बंगाली भाषा को अधिक इम्पोर्टेंस देना या जगह जगह बेवकूफ़ों की तरह ये बंगाली बोर्ड का लगाना, कदाचित मेरे शब्द बेवकूफ़ों के जैसा आपको बुरा लग सकता है, पर उस बच्चे की मनस्थिति, मेंटल कंडीशंस और थोड़ा लॉजिकल रिसर्च के आधार से समझे, थोड़ा एजुकेट इंसान की तरह बात करे, थोड़ा साइकोलॉजिस्ट की तरह सोचे, तो ये बेवकूफ़ी भरा बात ही है, बशर्ते आप थोड़ा सा एजुकेटेड लॉजिकल माइंड के धनी हो। क्योंकि 80s और 90s के पेरेंट थोड़ा शायद किसी अवस्था में इस लॉजिकल और साइकोलॉजी शब्दों को लेके उतना ज्ञान से वंचित हैं, इसीलिए उन्हें ऐसे डीप भाषा समझ में नहीं आता। इसलिए ये सोचना जरूरी है कि ये बंगाली भाषा आने वाले दिनों पे दार्जिलिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। दार्जिलिंग बनाम गोरखालैंड के इस अध्याय में मेरे तीसरे भाग का भाषा को लाना इसलिए अनिवार्य था। कहने का मतलब यह है कि दार्जिलिंग वर्सेस गोरखालैंड के सफर में भाषा जैसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना क्यों आवश्यक था। एक्चुअली कहने का अर्थ इतना ही है कि जब तक दार्जिलिंग सर्वपूर्ण गोरखालैंड नहीं बनता, तब तक ये अन्य भाषाएं बंगाली ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों पे कहीं अन्य भाषा भी वहाँ के जो प्रमुख भाषा है जो नेपाली, उसके ऊपर हावी हो सकते हैं, क्योंकि इंसान की मनस्थिति वैसे ही कार्य करते हैं। सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, ये हमारे मूलभूत डीएनए है या एक साइकोलॉजिकल स्टेज है जिसके आधार पे हम थोड़ा विकसित हुए हैं। होमोसेफियस से लेके एक इंसान बनने तक की सफर में यही साइकोलॉजी कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ये भाषा आने वाले दिनों पे दार्जिलिंग की मनस्थिति में बुरा साबित हो सकता है। इसलिए इस भाषाओं को तुरंत खारिज करना जरूरी है किसी एंगल में, और वहाँ केवल नेपाली का बोर्ड लगाया जाए, नेपाली शब्दों का मंथन हो, नेपाली शब्दों का उद्घाटन हो, या एक हिंदी उसकी अल्टरनेटिव्स भाषा हो, क्योंकि हिंदी हमारे राष्ट्रीय भाषा के प्रमुख बोले जाने भाषा हम मान सकते हैं। और इसलिए मेरा व्यक्तित्व ये अनुभव रहा है, और एक आपको एडवाइस है कि जल्द से जल्द दार्जिलिंग से ये बंगाली भाषाओं का बोर्ड हटा दिया जाए, और अच्छी तरह से सोच समझ के विचार के साथ ये हो, किसी के कल्चर को बुरा ना लगे, किसी को हर्ट ना हो, बस उसे समझा के कि दार्जिलिंग पे जो बच्चे अभी कच्चे अवस्था में है उनके मनस्थिति पे ये भाषा बुरा शब्द हो सकते हैं, आने वाले दिनों पे ट्रॉमा का कारण बन सकते हैं। इस तरह से आप अगर समझाओ तो ये हो सकता है, और उसके लिए वहाँ के पेरेंट की मेंटलिटी में थोड़ा सा एजुकेशंस या फ्यूचरिस्टिक एजुकेटेड साइकोलॉजिकल कंडीशंस का उत्पन्न होना जरूरी है। वो खुद को थोड़ा सा साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से समझे और ये जाने कि बच्चे की मनस्थिति अभी उस तरह का नहीं है जैसा प्राचीन काल में या एटलीस्ट बिफोर 80s या 90s से दार्जिलिंग में हुआ करते थे, क्योंकि लोग बदल रहे हैं, बच्चे जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। और ऐसे में तमाम रिसर्च ऑलरेडी हमें ये बता दे चुके हैं
कि ये भाषा का जबरदस्ती आने वाले दिनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए अनिवार्य है कि दार्जिलिंग में केवल नेपाली का बोर्ड, नेपाली भाषा का वर्चस्व और कदाचित इंग्लिश और हिंदी उसके बाद का भाषा हो। और कहीं कहीं जगह पे जहाँ अपने घर के अंदर या जहाँ पे बच्चे बंगाली में स्टडी करना चाहते हैं वो अपने घर पे या अपने सोसाइटी में आसपास लगा सकते हैं। इतना छूट भी उन्हें प्राप्त हो, ये भी मैं गुजारिश करता हूँ। खैर, अब हमें ये समझना है कि इस गोरखालैंड बनाम दार्जिलिंग पे ये भाषा इतना जरूरी क्यों हुआ। तो कहने का मतलब इतना ही है कि जब तक गोरखालैंड नहीं बनता तब तक दार्जिलिंग में बंगाली भाषा का हटना भी राजनीतिक पहलुओं से मुनासिब नहीं है। अभी भी उसका वर्चस्व वहाँ कायम है, इसलिए दार्जिलिंग का गोरखालैंड बनना अनिवार्य है। खैर, आने वाले वीडियो पे इसी तरह से मैं आपको प्रस्तुत करता रहूँगा गोरखालैंड वर्सेस दार्जिलिंग की साइकोलॉजिकल कंडीशंस को। तब तक बने रहिए इस सफ़र में, यानी कि गोरखालैंड बनाम दार्जिलिंग के सफ़र में। सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।